नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ID टेक एजुकेशन में। दोस्तों, मैं CITS इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उस सीरीज़ का पहला वीडियो लाया हूं। ये सेल एंड बैटरी ये बहुत सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे UPPCL जेई, इसरो जेई और RRB जेई और टेक्नीशियन पोस्ट में बहुत सारे टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों, इस टॉपिक के साथ साथ इस थ्योरी के साथ साथ मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव भी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसका भी डिस्कशन किया हुआ है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सेल क्या होती है? सेल एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो सेल इज़ अ डिवाइस विच इज़ कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कि आप देख सकते हैं, केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों, सेल का ये सिंबल होता है। सेल के सिंबल एक जो बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल टर्मिनल को हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंबल है सेल का। चलिए दोस्तों, बैटरी की बात करते हैं। तो बैटरी क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। जैसे दो या दो से अधिक सेलों के जो संयोजन से हम लोग बैटरी बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हैं बैटरी का। बैटरी जो है इसमें 3 सेल सीरीज़ में कनेक्टेड है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। तो इसे हम बैटरी कहेंगे। चलिए दोस्तों, इसके टाइप के पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जनरली 2 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट है वो प्राइमरी सेल और सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी सेल। तो चलिए दोस्तों, प्राइमरी सेल के बारे में कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों, प्राइमरी सेल वह सेल होते हैं जो कि एक बार यूज़ किए जाने के बाद दोबारा यूज़ में नहीं लाए जाते। जैसे कि इसमें जो केमिकल जो होते हैं वो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ करने लायक नहीं होते हैं, और जिन कारण से हम लोग इन्हें एक ही बार यूज़ करते हैं। तो जैसे इसमें 2 टाइप्स हैं। पहला जो है आपका ड्राई सेल, दूसरा जो है लिक्विड सेल। तो चलिए दोस्तों, लिक्विड सेल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, पहला जो है लिक्विड सेल। तो जो दोस्तों, जो प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला जो सेल था वो लिक्विड सेल होता है। लिक्विड सेल होता था, इस पर इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ करके हम इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स को हम हिंदी में वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जनरली जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो करते हैं, करंट का फ्लो करते हैं, तो ये अपने आयंस में टूट जाते हैं, और यही आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। और इन सेलों में कुचालक बर्तन के अंदर तरल इलेक्ट्रोलाइट्स जो जैसे तनुबंधक का अम्ल H2SO4, और जो इसमें इलेक्ट्रोड यूज होते हैं वो जिंक का एनोड तथा कैथोड होते हैं। और जिंक का एनोड और जो कैथोड होता है वो कॉपर का बना होता है। आप देख सकते हैं इसे। इन सेलों को हमेशा प्लेन स्थान पे रखा जाता था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो भरे होते हैं वो प्लेन पात्र में ही रखे जाएं तो सही रहेंगे। इनके कुछ मुख्य उदाहरण जो है, जैसे इसमें इन सेलों के जो टाइप्स हैं उनमें है वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, लैक्लांसे सेल। तो दोस्तों, वोल्टाइक सेल का आप फिगर देख सकते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, और जो आपका एनोड है वो जिंक प्लेट है, जिंक की छड़ है, और जो आपका कैथोड है वो कॉपर की छड़ है। और कॉपर की छड़ जो कैथोड है वो पॉजिटिव है, और ये एनोड जो है नेगेटिव से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किए हैं H2SO4, आप देख सकते हैं इसे। वोल्टाइक सेल जनरली इन सेलों का जो विद्युत वाहक बल EMF जो होता है वो 1.1 वोल्ट के इक्वल होता है। और चलिए दोस्तों, दूसरा और सेल के बारे में बात कर लेते हैं, लिक्विड सेल की। तो दूसरा जो है दोस्तों, डैनियल सेल। डैनियल सेल में जनरली हम लोग जिंक रॉड का यूज़ करते हैं। जिंक रॉड का यूज़ करते हैं, और इन्हें जो हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मतलब इसमें जैसे हम लोग यहाँ पे H2SO4 का लिक्विड लिए थे सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट, उसमें कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग यूज़ करते हैं। और उनका जो विद्युत वाहक बल EMF जो होता है वो 1.2 1.3 के अराउंड होता है।
चलिए तीसरे सेल की बात करते हैं। तो तीसरा सेल जो है वो लेक्लांसे सेल है। लेक्लांसे सेल भी एक तरह का लिक्विड सेल है। इसमें भी जिंक रॉड का यूज़ करते हैं। इसका जो ईएमएफ जो होता है वो 1.5 वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है। दूसरा सेल जो है दोस्तों ड्राई सेल। ये मतलब गीले जो हम लोग लिक्विड सेल्स थे उसी का ये मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड फॉर्म में ना लेकर एक लुगदी के फॉर्म में, सूखे फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये गीले सेलों का ही एक स्थिति में रखकर उपयोग करना जरूरी होता है। ऐसा किसी भी प्रकार से रखकर उपयोग करने हेतु लेक्लांसे सेल में कुछ सुधार किए गए। ये लेक्लांसे सेल का ही मॉडिफिकेशन है। ड्राई सेल का निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत कैथोड के रूप में बेलनाकार बर्तन, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तरल ना लेकर के लुगदी के रूप में हम लोग, जैसे कि मैंने बताया आप सभी को, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो अमोनियम क्लोराइड की लुगदी हम का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसका फिगर है। ये अमोनियम क्लोराइड की लुगदी इसमें भरी हुई है और ये जिंक केस में लपेटी हुई है। और ये जो है ये कार्बन की छड़ है। कार्बन की छड़ पे हम लोग मेटल कैप लगाएं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जिंक केस नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम एक विद्युत भी यूज़ करते हैं जो मैग्नीज डाइऑक्साइड का और मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूड़ होता है, जो कि एक कैनवास की थैली में लपेट कर रखा होता है। उसी में हम कार्बन की छड़ को रखते हैं। दोस्तों, जो ये इस टाइप के जो सेल्स होते हैं उनका जो वर्किंग लाइफ होता है वो बहुत ही कम होता है। ये बिना यूज़ किए मतलब 125 बिना यूज़ किए 18 महीने तक रह सकते हैं। और जैसे ही जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जैसे 125 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, यह खुद ही मतलब क्रियाशील हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के जो सेल हैं उनके मुख्य उदाहरण जो है आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है। और जो पहला होता है लिथियम सेल, जिंक क्लोराइड सेल, मर्क्यूरी ऑक्साइड सेल एंड सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो जो दोस्तों जो लिथियम सेल्स होते हैं उनका जो ईएमएफ होता है इसकी ड्राई सेल की तुलना में बहुत अधिक होता है, और लगभग 3 वोल्ट या उससे भी अधिक। और जिंक क्लोराइड सेल का भी ईएमएफ 3 वोल्ट के आसपास ही होता है। मर्क्यूरी ऑक्साइड सेल जो होती है उसका जो ईएमएफ होता है 1.35 वोल्ट होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ जो होता है 1.6 वोल्ट के आसपास होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरा जो है वो है सेकेंडरी सेल्स जो हैं। तो सेकेंडरी सेल्स उन्हें कहते हैं जिन्हें हम दोबारा चार्ज करके यूज़ में ला सकते हैं। तो इसमें कुछ इस प्रकार से हैं। लेड एसिड सेल है, निकल कैडमियम सेल है, निकल मेटल हाइड्राइड सेल जो है, इस प्रकार के जो सेल हैं वो द्वितीयक सेल के अंदर आते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले लेड एसिड की बात कर लेते हैं हम लोग। इस प्रकार के द्वितीयक सेल में एक हार्ड रबर का बर्तन होता है। ये हार्ड रबर के बर्तन में रखे जाते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल मटेरियल हेतु कैथोड स्पंजी लेड पीबी और एनोड लेड परऑक्साइड तथा इलेक्ट्रोलाइट हेतु हम तनुगंधक का अम्ल H2SO4 का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों जो देख सकते हैं हम लोग, इसमें जो कैथोड होता है स्पंजी कैथोड होता है। स्पंजी का अर्थ है ये स्पंज एक तरह का ऐसा मटेरियल होता है जो कि लिक्विड्स को एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें लेड जो होता है वो स्पंजी लेड होता है जो कि इस इलेक्ट्रोलाइट को, जो ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है। और ये लेड ऑक्साइड का जो कैथोड होता है, इन्हीं के बीच में रिएक्शन होने के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो दोस्तों जो इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो ईएमएफ होता है इस प्रकार के सेलों का, वो 2.2 वोल्ट के बराबर होता है। जनरली ज़्यादातर ये बैटरियाँ हम अपने घरों में इन्वर्टर की बैटरी जो होती है वो जनरली हम इसी लेड एसिड बैटरी का यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों
सेल के कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो सेल का कॉम्बिनेशन जो होता है वो 3 टाइप से होता है। पहला जो कॉम्बिनेशन है सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दूसरा जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तीसरा जो हम लेते हैं वो सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो चलिए दोस्तों पहले बात कर लेते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में। तो दोस्तों जब हम किसी सेल्स को, जैसे ये सेल को रिप्रेजेंट किया है दोस्तों, सेल का जो ईएमएफ होता है, वोल्टेज होता है, उसके अलावा इसमें सेल का प्रतिरोध भी होता है, जो कि उसमें यूज़ किए गए इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स में जो इंटरनल कुछ रेसिस्टेंस होता है, जिसे हम इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं, उसे हम इसमें स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किए हैं। स्मॉल आर इज रिप्रेजेंट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, ई इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, तो दोस्तों जैसे ये कुछ सेल्स हैं, वन और ये ई सेकंड जो है इसका भी पोटेंशियल ई है, और थर्ड जो है ये पोटेंशियल। इसी तरह से हम कई सेलें सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं, हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से संयोजन का मुख्य कारण। तो दोस्तों इन प्रकार के सेलों का जो मुख्य रीज़न होता है, हम वोल्टेज की क्षमता को इंक्रीज़ करने के लिए सेल का सीरीज़ में कॉम्बिनेशन करते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज को इंक्रीज़ जब करना हो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि हम लोग सेलों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। तो दोस्तों इसका मेन रीज़न जो है वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग सेल का सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हैं। तो दोस्तों जैसे इसमें आप फिगर में देख सकते हैं, कुछ सेल्स हम लोग जो है सीरीज़ में किए हुए हैं, और उसके साथ हम लोगों ने लोड यहाँ पे लोड कनेक्ट किया हुआ है। लोड का भी जो रेसिस्टेंस होगा वो कुछ होगा, जिसे हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एन से मतलब है नंबर ऑफ सेल्स की संख्या को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम लोग सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, और फिर हम इसमें बहने वाली जो धारा होगी, लोड में बहने वाली जो धारा होगी, उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने ये 3 जो है सेल्स को सीरीज़ में जोड़ा है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा वो तीनों 1.5, 1.5, 1.5 तीनों ऐड होकर के 4.5 वोल्ट के इक्विवेलेंट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, जो मैंने पीछे फिगर बनाया है उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसे कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। मैं उसमें जो ईएमएफ जो यूज़ हुए थे, सेल के जो वोल्टेज था, उसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, जिसमें जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कई सेल्स जुड़े हुए हैं आपस में, कई सेल्स इसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। सबका जब पोटेंशियल जो है ईएमएफ सेम होगा, जैसे n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है सीरीज़ में, तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, E इंटू एन, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। उसी प्रकार से जब कई सारे इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़े हुए हों साथ में, तो मैं कुछ इसे इस टाइप से लिख सकता हूँ। इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा n इंटू स्मॉल r। तो दोस्तों बाह्य प्रतिरोध की धारा की जब हम लोग गणना करेंगे, जो बाह्य एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, इसमें जो बहने वाली जो धारा है, करंट है, उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। तो दोस्तों उसकी जो हम लोगों ने ओम के नियम से पढ़ा है, I इज इक्वल टू V/R होता है। तो यहाँ से I, और जब हमें यहाँ पे जो इसकी वोल्टेज है, EMF है, वो NE डिवाइडेड बाई जो इसका रेसिस्टेंस है, वो टोटल रेसिस्टेंस हम लोग ऐड करके लिखेंगे यहाँ पे। तो इसमें जो बहने वाली धारा जो होगी वो NEN डिवाइडेड बाई R प्लस NR। तो ये दोस्तों ये फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको अभी कराऊंगा, तो इस फार्मूले को दोस्तों आप याद रखें। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जहाँ दोस्तों जो कैपिटल R है वह इस सेल का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। चलिए दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं।
तो दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग मेन मोटिव ये है, हम लोगों को वोल्टेज को एक सेम रखना है और करंट की क्षमता को बढ़ाना है। जब हम किसी सिस्टम में चाहते हैं कि करंट की क्षमता बढ़े तो हम बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिससे कि वो करंट की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो जैसे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 जो सेल्स हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो पैरेलल में जो होता है पोटेंशियल सेम रहता है, चेंज होता है तो केवल आपका करंट, जैसे यहाँ से 1 एम्पियर बह रही है, यहाँ से 1 एम्पियर और यहाँ से भी 1 एम्पियर, ये टोटल जब ऐड होगी तो ये 3 एम्पियर करंट लोड पे हम लोग को मिलेगी। दोस्तों जब कई सारी सेलें पैरेलल में कनेक्ट होती हैं, जैसे मान लीजिए मैं 2 सेलों को पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो परिवर्तित हो जाता है। वो जैसे मैंने कई सारी सेलों को कनेक्ट किया हुआ है, n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट है इसमें, तो सेल और रेसिस्टेंस का जो रूल है, जब पैरेलल में रेसिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, जैसे 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो वो R/2 हो जाता है, जो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है वो R/2 हो जाता है जब वो सेम रेसिस्टेंस होगा। और जब n नंबर ऑफ सेल्स जब कनेक्ट हैं तो दोस्तों जब इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होगा वो R/n हो जाएगा। तब इसमें हम लोड में बहने वाली जो करंट है उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए ओम्स के नियम्स के अनुसार I = V/R से I = E/R प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R प्लस R/n। तो दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों ये सभी फॉर्मूले बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कॉन्सेप्ट भी, आप इन्हें याद करें और इसका नोट्स भी बनाएं साथ साथ। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे कनेक्शन की बात करते हैं हम। तीसरा जो कनेक्शन है वो है सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोस्तों कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें हमें वोल्टेज के साथ साथ बैटरी की क्षमता और वोल्टेज की क्षमता और करंट की क्षमता दोनों को ही यूज़ करना होता है, तो हम सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि कई सेल्स जो है सीरीज़ में कनेक्ट हैं, साथ ही साथ वो सेल्स पैरेलल में भी कनेक्ट हैं। तो इस प्रकार के सेल में जो है वोल्टेज और करंट की क्षमता दोनों बढ़ी हुई है। तो हमें यहाँ से इसमें बहने वाली जो धारा होगी, लोड में बहने वाली धारा, तो वो भी हमें बढ़ी और उसका जो वोल्टेज होगा वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे आप कुछ सिंबल्स के बारे में कुछ नोटेशन बताता हूँ, जैसे कि ये 5 वोल्ट और ये देखिए दोस्तों ये प्लस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो दोस्तों जो इसका इक्विवेलेंट है वैल्यू वो 5, 5, 10 और ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये रिवर्स कनेक्ट है, बैटरी रिवर्स में कनेक्ट है तो दोस्तों रिवर्स में ये जब बैटरी कनेक्ट है तो ये इस वोल्टेज में से रिड्यूस हो जाएगी। 5 + 10 -5 तो 10 -5 = 5 वोल्ट रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि एक और एग्जांपल, दोस्तों ये जैसे 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये 3 वोल्ट और ये 2 वोल्ट। तो इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना होगा दोस्तों? 10, 5, 15, 15 में से 3 गया 12, 12 में से 2 गया 10, तो इसका इक्विवेलेंट होगा 10 वोल्ट। तो दोस्तों आप इस चीज़ का भी ध्यान देंगे कि बैटरी जो आपकी सेल है वो रिवर्स में ना कनेक्ट हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से जो 2 सेल यहाँ सीरीज़ में कनेक्ट है, E1, E2 और यहाँ से कुछ वोल्टेज वैल्यू है
जब हम यहाँ पे देखेंगे ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, जब हम लूप नियम से चलेंगे तो पहले यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करेंगे, वी पॉजिटिव आपका, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये साथ में प्लस E1 और ये नेगेटिव E2 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से V जो इक्विवेलेंट होगा वो E2 माइनस E1 के होगा। तो दोस्तों हम लोग नोटेशन को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, जैसे इसी से एक क्वेश्चन है, 4 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक सेल का जो EMF है 1.5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, सेल का बाह्य प्रतिरोध 10 ओम है। तो बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है। इसका जो फिगर है चार सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और कुल सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे दोस्तों 10 ओम। और यहाँ पे दोस्तों इसमें बहने वाली धारा पूछी गई है। सेल का जो EMF दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। तो दोस्तों जब सेल सीरीज़ जो है सीरीज़ कनेक्शन में होंगी, जब सेल सीरीज़ में कनेक्ट होंगी तो उसमें जो लोड में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में बहने वाली धारा है उसका जो फार्मूला मैंने लिखवाया था आपका, वो I इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई R प्लस N इंटू स्मॉल r। दोस्तों यहाँ पे E की वैल्यू दी हुई है आपका 1.5 वोल्ट, और R जो दिया हुआ है वो 10 ओम दिया हुआ है यहाँ पे। स्मॉल r जो दिया हुआ है 0.5 ओम है। और दोस्तों n नंबर ऑफ जो सेल दी हुई है वो 4 दी हुई है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। 4 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 4 इंटू 0.5। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 1.5 इंटू 4 6 4 5 12 6/12 1/2। तो यहाँ से दोस्तों I की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। यहाँ से 0.5 आंसर आ गया इसका वैल्यू, और एक्सटर्नल और रेसिस्टेंस में बहने वाली जो करंट है वो 0.5 एम्पियर है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों मैंने एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये UPPCL JEE में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे बैटरी का प्रतीक, जो बैटरी का सिंबल होता है वो कौन सा इसमें से बैटरी का सिंबल है। तो दोस्तों बैटरी का सिंबल के लिए ये जो पहला है वो सेल का सिंबल है। दूसरा जो है ये एक कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपेसिटर। तीसरा जो है ये आपका बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर C।
और ये चौथा जो है ये एक प्रतिरोध को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेलों को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए दोस्तों मैंने आपको पिछले इसमें पिछले सेशन में डिस्कशन कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पैरेलल संयोजन में हम लोग बैटरी की एम्पियर क्षमता को बढ़ाते हैं। और वोल्टेज क्षमता के लिए पूछेगा तो दोस्तों सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ होता है। तो दोस्तों लेड एसिड सेल जो होती है उसमें जो एक्टिव जो मटेरियल होते हैं वो होते हैं लेड परऑक्साइड, स्पंजी लेड, तनुगंधक का अम्ल, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें ही एक्टिव फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसी बैटरी की क्षमता नापी जाती है। तो दोस्तों बैटरी की क्षमता जो है कैपेसिटी और बैटरी जो होती है वो होती है आपकी एम्पियर इनटू आवर, एम्पियर घंटा में होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होती है। तो दोस्तों लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल आयरन सेल की दक्षता कम होती है क्योंकि तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है? तो दोस्तों मैंने अभी क्वेश्चन कुछ देर पहले ही बताया आपको कि विध्रुवक का कार्य जो है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 144 एम्पियर की बैटरी, एम्पियर आवर की बैटरी 8 एम्पियर की धारा लगभग कितने घंटों तक प्रदान कर सकती है? तो दोस्तों यहाँ पे बैटरी की कैपेसिटी दी हुई है, कैपेसिटी ऑफ बैटरी दी हुई है यहाँ पे 144 एम्पियर आवर। तो दोस्तों मैंने जो फार्मूला बताया था आपको, कैपेसिटी जो बैटरी की कैपेसिटी होती है, बैटरी की कैपेसिटी जो है वो एम्पियर इनटू आवर। तो दोस्तों यहाँ से आप 144 एम्पियर सेल है, ये प्राथमिक सेल है, लैक्लांसे भी प्राथमिक सेल है और शुष्क सेल ये भी प्राथमिक सेल है। जो प्राथमिक सेल नहीं है वो है लेड एसिड सेल जो है वो द्वितीयक सेल है। तो इसका राइट आंसर होगा लेड एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल बनाए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो लेड एसिड बैटरीज होते हैं उसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो सीसा यानी लेड के बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सीसा, जस्ता, तांबा, ये तीनों के ही बना। तो दोस्तों जो लेड एसिड बैटरी होती है उसके जो टर्मिनल होते हैं वे लेड के बनाए जाते हैं यानी शीशे के बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शीशा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाकी इससे रिलेटेड और इसके सिलेबस से रिलेटेड और भी मैं वीडियो बनाऊंगा और भी मतलब वीडियोस की सीरीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू दोस्तों।